हेलो एवरीवन। मेरा नाम आरती है और मैं आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आई हूँ ऑन कंपनी लॉ फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। जो सीएस प्रोफेशनल में स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैप्टर को मतलब रेफ़र कर सकते हैं अगर वो बेसिक्स को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है ये इंट्रोडक्शन है, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कंपनी, एप्लीकेबिलिटी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एंड कुछ डिफरेंसेस जानेंगे जैसे कि पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्सेस कंपनी। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एचयूएफ भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? तो पहले हम जर्नल लैंग्वेज में देखते हैं कि कंपनी कहाँ से आया है और उसका मतलब होता क्या है। उसके बाद हम लीगल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है COM कम, उसका मतलब होता है विद और टुगेदर, दैट मीन्स साथ में। और सेकेंड वर्ड है पैनिश, दैट मीन्स ब्रेड और अ मील। इसका मतलब कंपनी मतलब ये होता है कि ये ग्रुप है पीपल्स का जो एक साथ मील को लेते हैं या ब्रेड को एक साथ लेते हैं। दैट मीन्स वो बेनिफिट्स को एक साथ ले रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर एक कंपनी के रूप में उसे फॉर्म करके। कंपनी को हम लीगल पर्सन बोलते हैं। वो लीगल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लॉ के थ्रू अराइज हुआ है। हम लॉ की हेल्प से उसको बनाते हैं और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको हम सेपरेट मानते हैं। कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी को हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज द पर्सन्स कंपोजिंग इट, कंपोजिंग मीन्स उसको बनाया है। किसने बनाया है? पर्सन्स ने मिलके। द पर्सन कंपोजिंग इट आर मेड इनटू वन बॉडी। पर्सन्स मिलकर उसे कंपोज करते हैं और उसको एक फॉर्म देते हैं, एक बॉडी का रूप देते हैं, उसको एक नाम देते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या डिफाइन की गई है सेक्शन में, तो सेक्शन 2 में बताया गया है कंपनी का क्या मीनिंग होता है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 20। मोस्टली हम सेक्शंस को पढ़ते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, बट जो 2 है 2 सेक्शन होता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। तो जब आप डेफिनेशन सेक्शन को पढ़ते हैं तो किसी भी सेक्शन को आप इस तरीके से रेफर करेंगे सेक्शन 2, उसके बाद आएगा क्लॉज, सब सेक्शन नहीं आके क्लॉज आएगा। तो ये हो गया सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो कंपनी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मीनिंग है कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट 1956 जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले यूज हो रहा था। तो 1956 या फिर उससे पहले अगर कोई एक्ट बना था। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है कंपनीज एक्ट की, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 में। वो क्या कहता है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ देगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा द होल ऑफ इंडिया। आप होल ऑफ इंडिया में कहीं भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी बनाते हैं, उस पर एंटायर उस पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉल करेगा। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से स्टेट में बना रहे हैं, बस वो इंडिया में फॉल करना चाहिए। इंडिया में फॉल करेगा तो उस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा ही लगेगा। और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, वो उन पे लगेगा जो कंपनीज़ हैं, बनी है कंपनीज़ अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है कंपनीज़, या फिर अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 1956। इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बट इंश्योरेंस कंपनीज पे एक स्पेशल एक्ट भी लगता है, वो स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को कौन से सेक्शन से और कौन सा एक्ट गवर्न करता है, उसको गवर्न करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो इस पर इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट तो लगेगा ही, बट इस पर कंपनीज एक्ट भी फॉल करेगा क्योंकि ये एक कंपनी है। बट वो कहाँ तक उस पर एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक यूज़ होगा, वो तब तक उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा अगर उसमें और इंश्योरेंस एक्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है, कोई इनकन्सिस्टेंसी अराइज नहीं होती है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि इंश्योरेंस एक्ट हमें कुछ और बता रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बता रहा है ऑन द सेम टॉपिक, तो हम इंश्योरेंस एक्ट को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इंश्योरेंस एक्ट प्रिवेल करेगा ऑन अ कंपनीज एक्ट 2013 पे।
ऐसे ही सेकंड आता है आपका बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बट कहाँ तक लगेगा, जब तक कोई इनकन्सिस्टेंसी अराइज नहीं होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ और कंपनीज एक्ट 2013 में। अगला आपका आता है जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। दैट मीन्स इस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा बिकॉज ये कंपनी है। तो कहाँ तक लगेगा, जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है अगर कल को कोई भी कंपनी और बनती है स्पेशल एक्ट के थ्रू और गवर्न करती है तो सेम हम इसी तरीके से उसको रीड आउट करेंगे। लास्ट आ जाता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको नोटिफाई किया जाता है कि वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न करेगा, तो उस पर भी हम कंपनीज एक्ट को रीड करेंगे, कंपनीज एक्ट को उस पर लगाएंगे, बट तब तक लगाएंगे जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट या इनकन्सिस्टेंसी अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इसमें आता है आपका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसकी एक सेपरेट पर्सनैलिटी मानी जाती है। सेपरेट पर्सनैलिटी का मतलब है वो बहुत सारे एक्ट्स क्या कर सकती है, अपने नाम से खुद कर सकती है। जिसमें फर्स्ट आता है उसका क्या होता है, खुद का एक नाम होता है। एक्ट्स अंडर नेम, वो अपने नाम से एक्ट करती है। दैट मीन्स वो अपने नाम से क्या कर सकती है, एग्रीमेंट्स कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हैज़ अ सील ऑफ इट्स ओन, क्योंकि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, तो उसकी आइडेंटिटी को कौन डिफाइन करता है, उसके नाम के साथ उसकी सील। उसकी एक सील होती है। जब भी कोई कंपनी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है ये क्या लगाया जाता है, उसकी सील को लगाया जाता है। आपका फोर्थ है इट इज़ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट। जो पर्सन्स कंपनी को बनाते हैं उनको डिफरेंट माना जाता है फ्रॉम द कंपनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी अलग है और उसके जो मेंबर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं उनको अलग माना जाता है। कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी, वो अपने नाम से क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है कंपनी अपने खुद के नाम से। क्योंकि वो खुद के नाम से कंपनी परचेज कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या हो सकता है, डेप्ट भी इनकर हो सकता है। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है मनी को किसी कंपनी से, किसी थर्ड पर्सन से, बट वो कितना बोरो कर सकती है वो सेपरेट सेक्शंस में डिफाइन किया गया है जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कंपनी एक बार ओपन होने के बाद, क्योंकि कंपनी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करती है, उसमें बहुत सारे पीपल्स एसोसिएट होते हैं, तो जो भी वो ट्रांजेक्शन्स करती है, जो भी पैसे का लेन देन होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, कंपनी के खुद के बैंक अकाउंट में। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम से वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट मीन्स वो अपने साथ क्या करती है, एम्प्लॉय करती है पीपल्स को, अपने साथ एसोसिएट करती है। क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एज एन इंडिविजुअल, तो ये जिस तरीके से इंडिविजुअल अपने नाम को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी पर्सन पे केस फाइल कर सकता है या कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, सेम कंपनी को भी ऐसे ही देखा जाता है। कंपनी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी थर्ड पर्सन पे या फिर कंपनी पे केस फाइल कर सकती है अगर उसे लगता है कि उसके राइट्स क्या हो रहे हैं, इन्फ्रिंज हो रहे हैं, या उसे उसी वजह से किसी लॉस को इनकर करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है और कोई सामने वाली पार्टी और कंपनी और पर्सन कंपनी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, वो एक इनविजिबल चीज़ है जिसको एक नाम दिया जाता है और कंपनी को क्या बनाया जाता है, लॉ के हेल्प के थ्रू उसको फॉर्म किया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम उसकी आइडेंटिटी समझते हैं और उसी आइडेंटिटी से वो आगे काम करती है। ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट ये क्या करती है, ह्यूमन बीइंग इसे चलाते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट इट एक्ट्स, बट वो जो वर्क करती है वो किसके थ्रू करती है, ह्यूमन बींग्स के हेल्प से। नेक्स्ट है, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्या है, इनविजिबल है। और कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ये किसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आया है, एग्जिस्टेंस में इसके आने का रीज़न होता है विद द हेल्प ऑफ लॉ। उसे हेल्प ऑफ लॉ के थ्रू उसे बनाया जाता है और वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये कुछ राइट्स को क्या कर सकती है, एंजॉय करती है, इसके कुछ राइट्स भी होते हैं, साथ ही साथ उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती है।
थर्ड आपका आता है कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न। जैसे हम एक इंडियन को सिटीज़नशिप देते हैं, इसी तरह से कंपनी की कोई सिटीज़नशिप नहीं होती है। और ये किस में डिफ़ाइन किया गया था, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन F में सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में डिफ़ाइन किया गया है। फोर्थ आपका आता है कंपनी हैज़ नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। कंपनी की सिटीजनशिप तो नहीं होती है, बट उसकी क्या होती है, नेशनैलिटी होती है, वो उसका एक रेजिडेंस होता है। रेजिडेंस हम कहाँ का मानते हैं कंपनी का, जहाँ पे हम कंपनी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिल्ली में बनाते हैं, तो वो कहाँ से गवर्न होगा, दिल्ली से गवर्न होगा। और उसका रजिस्ट्रार कौन होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा होगा, जिसके अंडर क्या आता है, दिल्ली आता है। दैट मीन्स उसकी रेजिडेंस हो गई दिल्ली, और नेशनैलिटी क्या मानी जाएगी, इंडिया। कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीज़न, सिटीज़न नहीं हो सकता है कंपनी, बट उसकी क्या होती है, नेशनैलिटी होती है, डोमिसाइल होता है। और लिमिटेड कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसका डोमिसाइल कहाँ का माना गया है। डोमिसाइल हम कहाँ का मानते हैं, जहाँ पे उसको रजिस्टर्ड किया गया है, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। कंपनी में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसके साथ एसोसिएट होने की, कि इसमें हमारी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ एसोसिएट होता है एज अ शेयर होल्डर, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। बट वो कहाँ तक लिमिटेड होगी, वो वहाँ तक लिमिटेड होगी जितने उस शेयर होल्डर ने कंपनी में शेयर्स को एक्वायर किया है। फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, उसने XYZ प्राइवेट कंपनी में क्या किया है, शेयर्स एक्वायर किया। और उसने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, फॉर एग्जांपल उसने 5000 शेयर्स एक्वायर किए हैं और फेस वैल्यू 10। दैट मीन्स उसकी कितनी लायबिलिटी बनती है कंपनी को पे ऑफ करने की, 50,000 रुपीज़ की। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000। दैट मीन्स अगर इन फ्यूचर कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंकर्ड हो जाती हैं और उसके असेट्स कम हैं, तो उस लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए वो शेयर होल्डर से मदद क्या ले सकता है। अगर उसने शेयर होल्डर ने अपनी पूरी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है, फॉर एग्जांपल 50,000 उसने पे ऑफ कर दिया है, तो कंपनी शेयर होल्डर से कोई भी डिमांड नहीं कर सकती है, और शेयर होल्डर के ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं आती है कि वो कंपनी को पैसे दे। बट ऐसे अगर सेकंड केस की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर लायबिलिटी हुई 50,000 की, बट उसने क्या किया था, पार्शली पेड अप थे वो शेयर्स, तो उसने स्टार्टिंग में 25,000 कंपनी को पे ऑफ कर दिया था, बट 25,000 उसके रिमेनिंग थे। तो कल को अगर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है तो वो शेयर होल्डर के पास जाके डिमांड करती है कि आप अपने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करो, तो उसके लिए शेयर होल्डर लायबल है, वो उसको पे ऑफ करेगा 25,000 रिमेनिंग को। कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज़ द ओनर ऑफ इट्स ओन असेट्स। कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मीन्स वो अपने नाम के साथ एक्ट कर सकता है, वो अपने असेट्स को क्या करता है, खुद ओन करता है। दैट मीन्स असेट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। इसी तरह अगर आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप असेट्स को ओन कर सकते हो, दैट मीन्स उसकी रिस्पेक्ट में जो लायबिलिटी होगी वो भी कंपनी को बियर ऑफ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इज़ द ओनर ऑफ इट्स ओन असेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज़। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज अ शेयर होल्डर। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज अ शेयर होल्डर कहाँ तक एक्सटेंड करता है, टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो शेयर्स उसने एक्वायर किए हैं सिर्फ वो उसी के लिए लायबल होगा और वो उतना ही पे ऑफ करेगा, उससे ज़्यादा उसे पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था जिसमें उसने एंटायर अमाउंट पे ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो आप सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए, जिसमें क्या है, बैलेंस उसका रह गया था। और शेयर होल्डर इज़ लाइबल टू पे द बैलेंस इफ़ एनी, अगर कोई बैलेंस है तो वो पे ऑफ करेगा। ड्यू ऑन द शेयर्स, और किस पे ऊपर ड्यू है, जो उसने शेयर्स एक्वायर किए हैं कंपनी में। वैन कॉलेबल अपॉन टू पे, अगर आपको कॉल किया जाता है, मतलब आपने डिमांड की जाती है उसको पे ऑफ करने की, तो आपको वो पे ऑफ करना है। बट नथिंग मोर, नथिंग मोर का क्या मतलब है, जिसके लिए आप लाइबल थे उससे ज़्यादा आपको पे ऑफ करने की कोई नीड नहीं है, और ना ही आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है। इवन इफ़ अगर लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की वो एक्सीड कर रही है उसके एसेट से, इन दिस केस भी आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप कोई एक्सेस अमाउंट उसको पे ऑफ करो। नेक्स्ट पॉइंट है 6, द परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अगर मेंबर पे कोई इम्पैक्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, तो
तो क्या कंपनी के गोइंग कंसर्न पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जिस तरह से वो चल रही है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मीन्स कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स और द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कोई इम्पैक्ट शेयर होल्डर पे पड़ रहा है तो उसका साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा। कंपनी उसी गोइंग कंसर्न से आगे चलती रहेगी। अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज़ अनअफेक्टेड, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किससे नहीं पड़ेगा? बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर। अगर कोई मेंबरशिप में चेंज होता है तो वो एक अलग चीज़ है, उसको क्या करती है, कंपनी रिकॉर्ड करती है। बट मेंबर्स में कोई फ्लक्चुएशन आता है, किसी की डेथ हो गई, उसकी जगह सेकंड पर्सन आ जाता है, तो उससे कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसके वर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 7th है आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी क्योंकि एक सेपरेट पर्सन है, उसकी एक आइडेंटिटी है। दैट मीन्स कंपनी क्या कर सकती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को अपने नाम से क्या कर सकती है, ओन कर सकती है। जैसे हमने पहले भी अभी रीड आउट किया था कि कंपनी क्या करती है, ओन करती है असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को अपने खुद के नाम पर। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, वो मेंबर से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो किस लिए कैपेबल होगी, वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, उसके राइट्स को एंजॉय कर सकती है और उसको अगर ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है अपने खुद के नाम पे। कंपनी इज़ द रियल पर्सन इन विच ऑल द प्रॉपर्टी इज़ वेस्टेड। कंपनी को एक रियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे एक इंडिविजुअल है, वो प्रॉपर्टीज़ में डील करता है, उसको सेल करता है, परचेज करता है, उसके राइट्स को एंजॉय करता है। इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, सेम इसी तरह से एक्ट करती है। और उसके साथ साथ वो क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो उसकी लीगल ओनर है, तो उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। 8th आपका आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी में हमारे पास क्या राइट होता है, बीइंग अ शेयर होल्डर, और शेयर्स को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, वो भी फ्रीली। बट इसमें एक पॉइंट ये आता है कि जो कंपनी है उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हम किस किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करेंगे और हमारी जो प्रोसीजर होगा, मेनली क्या होता है, प्रोसीजर पार्ट क्या रहेगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने ये डिफाइन कर दिया कि हम इसी मैनर से जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमें क्या होगा, हम पे लायबिलिटी है कि हम उसी मेथड को फॉलो करें। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, तो आप एज एन शेयर होल्डर क्या है, फ्री हैं अपने शेयर्स को क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। द शेयर्स आर सेट टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स को किस कैटेगरी में लिया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी में। वो क्या है, इजीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर मैं कंपनी में एज एन शेयर होल्डर हूँ और आर्टिकल्स में कोई मैनर, कोई मेथड प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो मैं फ्री हूँ अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं किसी भी एक्स पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, बट इसके बदले में कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या एक्ट किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं एज एन शेयर होल्डर कंपनी में अपने राइट्स को यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी थर्ड पर्सन को। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी टू स्यू एंड बी स्यूड एज एन इंडिविजुअल। अगर कोई एज एन इंडिविजुअल है और उसके राइट को वो इन्फ्रिंज कर रहा है या उसके राइट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, वो अपने राइट्स को सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है किसी और की वजह से, तो हम क्या करते हैं, हम लीगल फॉर्म में आते हैं और अपने लीगल राइट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उस पर क्या कर सकते हैं, हम केस कर सकते हैं कि भाई इस पर्सन ने मेरे राइट्स को क्या किया है, इन्फ्रिंज किया है, तो मैं इस पर केस क्या कर सकता हूँ, फाइल कर सकता हूँ। उसी तरह क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन अगर उसे लगता है कि आपने उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, तो क्या कर सकता है, वो भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इसी तरह कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको ये राइट दिया गया है कि वो भी क्या कर सकता है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लॉसेस को जो उस वजह से उसे बियर करने पड़े हैं, उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, जिस वजह से, जिस पर्सन की वजह से ये अराइज हुआ है, लायबिलिटी अराइज हुई उसके ऊपर, वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। इसी तरह अगर सामने वाली कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है, उसे लगता है कि कंपनी की वजह से उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, तो वो भी क्या कर सकता है, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। दैट मीन्स कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और सामने वाला पर्सन और कंपनी के ऊपर भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। कंपनी को ये राइट क्यों दिया गया, क्योंकि वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, उसकी एंटिटी क्या है, डिफरेंट है,
और क्या है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी में ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट एनीवन, एनीवन में कोई भी आ जाता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो। कंपनी राइट्स को इसको यूज़ क्यों करती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, लॉस अराइज हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगी, अपने पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी, इस राइट को यूज़ करेगी। आपका नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने बिजनेस को कल को कर रही है, इसलिए हमने उसे ओपन किया है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ सकता है, उसे कभी कभी क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अपने यूज़ करने पड़ेंगे, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ सकता है, तो उसके पास क्या राइट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। वो अपने राइट्स को, इस राइट को यूज़ कर सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए। तो कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने खुद के नाम पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को अच्छे से करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है। कंपनी क्या है, एज ए लीगल पर्सन है, और वो क्या कर सकती है, एक्शन भी ले सकती है टू इन्फोर्स इट्स लीगल राइट, अपने लीगल राइट्स को यूज़ करने के लिए क्या कर सकती है, वो एक्शन भी ले सकती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। क्या अभी हमने जैसे बात की कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेती है, बट क्या वो एक्शन, जो एक्शन है वो लिमिटेड है उसकी या अनलिमिटेड है, क्या वो अनलिमिटेड वे में कुछ भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करती है। जैसे जब हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें कंपनी डिफाइन करती है कि मैं इन बिज़नेस को आगे करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी बना रहे हैं। इसका मतलब उसने फॉर एग्जांपल 3-4 पॉइंट लिख दिए, ABCD लिख दिए उसने पॉइंट्स कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, तो डैट मीन्स कंपनी उसी पे ही रहेगी और वही बिज़नेस करेगी। अगर इन फ्यूचर कंपनी उससे बियॉन्ड जाना चाहती है तो उसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अपने चेंज करना पड़ेगा, तभी वो आगे अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकती है। अदरवाइज़ वो नहीं बढ़ाती है, तो जो उसने स्टार्टिंग में लिखा है कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, उसे उसी पे ही रहना है और वो वही बिज़नेस करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, पावर्स को रेगुलेट करता है कंपनी के, और फिक्स करता है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, फिक्स करेगा, और उसके जो पावर्स को है उसको इसी तरीके से रेगुलेट करेगा। एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड। एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वो किस तरीके से लिमिटेड होते हैं, बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको लगता है नहीं मैं ये तो ये बिज़नेस कर ही रहा हूँ, बट अगर इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाए तो मैं उसको वो भी करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको एक बार आप फॉर्म फाइल कर देते हैं और आपको अप्रूवल मिल जाती है, उसके बाद आप उस बिज़नेस को भी कर सकते हैं। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अपने आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर नहीं जा सकते हो, उसको कट करके आप उसके जो लिमिट है उसको क्रॉस करके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। अगर बियॉन्ड जाना है तो पहले आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट आता है सेपरेट मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने साथ इंगेज करती है, बिजनेस करती है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको कौन मैनेज करेगा, वो खुद तो मैनेज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका तो एक नाम है, उसको हमने एक बॉडी का फॉर्म दे दिया है, उसको एक बनाया गया है एक बॉडी के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लॉ, बट उसको मैनेज कौन करेगा। मैनेज करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, ह्यूमन बींग्स की। और वो ह्यूमन बींग कौन होते हैं कंपनी में, वो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी क्या करती है, इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में डायरेक्टर्स को ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। क्या कंडक्ट करेगी, कॉर्पोरेट फंक्शंस थ्रू मैनेजरियल पर्सोनल एम्प्लॉयड बाय देम। तो वो अपने फंक्शंस को क्या करती है, मैनेज करती है, कंडक्ट करती है। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसे फॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर्स। उसे दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके एक फॉर्म करते हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती है और ड्यूटीज़ होती हैं एंड राइट्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, और वो उन पार्टनर्स के बीच में ही होता है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है।
तो फर्स्टली आपका ये है, पार्टनरशिप फर्म को माना गया है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेवरल पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स जो मिलके बनाते हैं उससे डिफरेंट नहीं माना गया। डैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को और उसके पार्टनर्स को अलग अलग नहीं देखा जाता है। ऐसे ही कंपनी में क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी की क्या है, लीगल एंटिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स हमने जैसे पहले पढ़ा कि उसके जो मेंबर्स हैं और कंपनी है, उन दोनों को क्या देखा जाता है, अलग अलग देखा जाता है। कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है और जो पार्टनर और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने उसे बनाया है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने वो उसे फॉर्म किया है, उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कंपनी क्या है, कंपनी अपने जो असेट्स हैं उसे खुद ही ओन करती है और वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, या कल को वो उसको डिस्पोज ऑफ करती है तो वो अपने खुद के नाम पे उसे डिस्पोज ऑफ करती है। तो इन अ कंपनी जो असेट्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को बिलोंग करते हैं, नॉट टू इंडिविजुअल हु आर इट्स मेंबर्स। बट जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है वो मानी जाती है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। क्योंकि जो प्रॉपर्टी दी जाती है, जो रजिस्टर की जाती है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, वो कौन डिसाइड करता है, वही इंडिविजुअल्स ही डिसाइड करते हैं। थर्ड है आपका क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, जिसके ऊपर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी बनती है, जिन्हें हमें क्या करना होता है, पे ऑफ करना होता है। हमने उससे कुछ बोरो किया होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। क्योंकि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है, अगर कोई कल को लायबिलिटी अराइज होती है तो वो किसके ऊपर मानी जाएगी, उन पार्टनर्स के ऊपर मानी जाएगी। बट जबकि अगर हम कंपनी की अगर बात करें, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और द शेयर होल्डर, दैट मीन्स अगर कोई कल को लायबिलिटी अराइज होती है या कोई क्रेडिटर्स आते हैं कल को और डिमांड करते हैं टू पे ऑफ देयर अमाउंट, तो कंपनी उसके लिए लाइबल होगी, कंपनी उसके लिए प्रोसीड करेगी सिर्फ, बट उसके मेंबर्स नहीं करेंगे। मेंबर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई क्रेडिटर कल को कोई केस फाइल करता है तो क्या वो मेंबर्स के ऊपर करेगा, नहीं, वो कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगा और कंपनी खुद उसके लिए लाइबल होगी, मेंबर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, क्रेडिटर्स अगर कोई केस फाइल करते हैं या कोर्ट कोई ऑर्डर देता है उसके केस के अगेंस्ट में, तो वो किसके ऊपर लाइबल होगा, वो लाइबल होगा उन पार्टनर्स के ऊपर। वो हो सकता है जॉइंटली लाइबल हो या सेवरली लाइबल हो, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है। पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें जो पार्टनर्स हैं अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर उन्होंने इन केसेस में लिखा है कि कल को कोई क्रेडिटर अगर अराइज होता है तो हम सेवरली लाइबल होंगे, मतलब अलग अलग लाइबल होंगे, इतने इतने पोर्शन में होंगे, तो उसी तरह से वो लाइबल होंगे। अगर उन्होंने लिख दिया जॉइंटली लाइबल होंगे, दैट मीन्स वो क्या होंगे, सभी एक समान लाइबल होंगे। आपका नेक्स्ट आता है पार्टनर्स, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स जो पार्टनर्स है उसे माना जाता है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब वो फर्म के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कौन लेगा, पार्टनर्स लेते हैं। कुछ भी लायबिलिटी अराइज होती है तो किसके ऊपर अराइज होती है, एक तरह से पार्टनर्स के ऊपर अराइज होती है। बट जो कि मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं फ्रॉम द कंपनी। कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं। दैट मीन्स मेंबर कोई एजेंट नहीं होते हैं जो कि कंपनी के लिए एक्ट करते हैं। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई कल को प्रॉपर्टी ओन की है और वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो क्या मेंबर्स के पास ये राइट है कि कल को वो खुद जाके उसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है या उसे बेच सकती है, सेल आउट कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। मेंबर्स के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। अगर कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स कंपनी ही उसकी लीगल ओनर है। कंपनी की एक्सेप्टेंस के बिना हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, मेंबर्स उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अ पार्टनर्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने की वजह से पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को एक ही माना जाता है, तो क्या हम खुद अपने साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर होता है नहीं। इसी तरह क्या पार्टनर्स अपनी फर्म के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म। वो खुद की फर्म के साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बट मेंबर्स की क्या बात होती है, मेंबर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द कंपनी। कंपनी की आइडेंटिटी डिफरेंट है, मेंबर्स की आइडेंटिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है।
आपका नेक्स्ट आता है अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स एंड मेक द ट्रांसफर या मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर कल को कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से हटना चाहता है या जो उसने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, तो क्या वो खुद की मर्ज़ी से वहाँ से हट सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। उसे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी उन पार्टनर से जो कि अदर पार्टनर्स हैं कि मैं कंपनी से हटना चाहता हूँ या ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ शेयर्स को। अगर वो उसको अलाउ करते हैं तभी वो इस चीज़ को कर सकता है। बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी शेयर्स कैन ऑर्डिनरी भी ट्रांसफरेबल। दैट मीन्स जो मेंबर है वो अपनी खुद की इच्छा से क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके लिए बस उसे कंपनी को इंटीमेट करना होता है। बट अगर ऐसा नहीं है कि कंपनी से उसे जाके पूछना पड़ेगा कि आप हमें बताइए हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करें कि नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में बस उन्हें क्या करना होता है, कंपनी को इंटीमेशन देना होता है। नेक्स्ट में क्या है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी कल को अराइज होती है तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, वो अनलिमिटेड होती है। दैट में जो भी लाइबिलिटी होगी वो पार्टनर्स को बियर ऑफ करना ही पड़ेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं है। बट कंपनी में क्या होता है, एज एन शेयर होल्डर, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि ये शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और वो कितनी लिमिटेड होती है, जितने उसने शेयर्स एक्वायर किए हैं, या फिर गारंटी मतलब उसने जितने के लिए लाइबिलिटी को बियर ऑफ करने के लिए एक्सेप्टेंस दी थी उस टाइम पे कंपनी में शेयर होल्डर बनने के टाइम पे, तो उतने के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। नेक्स्ट है डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। दैट मीन्स क्योंकि हम दो पार्टनर्स ने मिलकर अगर पार्टनरशिप फर्म को बनाया है, तो कल को अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या माना जाता है कि उस फर्म की भी क्या हो गई, डेथ हो गई, उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड। अगर कोई ऐसा क्लॉज उन्होंने लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म में कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो एग्जिस्टेंस में रहेगी और रहेगी, तो क्या क्या क्लॉजेस होंगे, तो ही ऐसा हो सकता है। बट जनरली क्या होता है, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व माना जाता है। और कंपनी में क्या होता है, कंपनी के काम ने पढ़ा था कि उसकी एक फीचर में पढ़ा था कि उसकी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसका एक फीचर है। दैट मीन्स अगर डेथ किसी मेंबर की हो जाती है या शेयर होल्डर की हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स होते हैं वो मैंडेटरी नहीं है कि वो ऑडिट ही कराए जाएँ। अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहते हैं तो वो अकाउंट्स को ऑडिट उसका होता है। बट कंपनी में क्या है, इसको सेक्शन के थ्रू गवर्न किया गया है, उसमें बताया गया है कि कंपनी को मैंडेटरी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना है और एवरी ईयर कुछ फॉर्म्स है जिसमें उसे अपनी बैलेंस शीट और अकाउंट जो ऑडिट होते हैं उसको अटैच करके क्या करना है, फाइल करना है। और ऑडिट करता कौन है कंपनी के केस में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द अदर हैंड इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनती है, वो बनती है एक एग्रीमेंट को साइन करने से, एक पार्टनरशिप डीड को एग्जिस्टेंस में लाने की वजह से, जो कि बीच में किसके होता है, पार्टनर्स के बीच में। दैट मीन्स क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू बनी है तो उसको डिसॉल्व भी कैसे किया जा सकता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू किया जा सकता है। अगर बट क्योंकि कंपनी को क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ लॉ, अगर हमने उसको बनाया ही लॉ के हेल्प से है तो उसको कल को डिसॉल्व भी कौन कर सकता है, लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर उसमें एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि कंपनी को हम कैसे फॉर्म में ला सकते हैं, जो भी सेक्शंस लिखे गए हैं, कोई भी रूल लिखा गया इन लॉ उसको फॉलो करके, तो दैट मीन्स हम जब उसको वाइंड अप करेंगे तो भी क्या करेंगे, उन्हीं सेक्शंस को पढ़ेंगे जो वाइंडिंग अप को उसको गवर्न करते होंगे, उसको डिसॉल्व करने के जो सेक्शंस डिफाइन किए गए, जो सेक्शन में लिखा है उसको फॉलो अप करके हम कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्सेस कंपनी। कंपनी के बारे में तो अभी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, ये एक फैमिली का एसोसिएशन होता है, एक इंडिविजुअल फैमिली होती है, एक फैमिली जिसमें काफ़ी सारे उसके क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे होती है, वो एक ही पर्सन लेता है जो कि क्या होता है, फैमिली का हेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो इसके डिफरेंस में फर्स्ट क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेम्बर्स कौन होते हैं, उसमें अनवेरिंग का क्या मतलब है, कोई थर्ड पर्सन आके उसका मेंबर नहीं बन सकता। उसके मेंबर कैसे होते हैं, बाय बर्थ बनते हैं।
बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी में अदर मेंबर्स जो होते हैं बाहर के, वो भी क्या कर सकते हैं, उसमें एसोसिएट हो सकते हैं। सेकेंड है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कौन करता है, कर्ता करता है, वो सोल अथॉरिटी होता है। मतलब एक ही के हाथों में क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। जो वो डिसीजन लेगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगी। किसके ऊपर बाइंडिंग होगी, जो भी उस फैमिली के मेंबर्स होंगे। बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द मेंबर्स। तो कंपनी ने अगर कोई डिसीजन लिया है या कुछ किया है तो वो उसके बिजनेस के ऊपर बाइंडिंग होगा, ना कि उसके मेंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। अगर कोई फैमिली में किसी न्यू पर्सन का बॉर्न होता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या मान लिया जाता है, मेंबर मान लिया जाता है। उसके लिए कोई प्रोसीजर कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली का क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। बट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें एसोसिएट होने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अगर आप उसके डायरेक्टर बनना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर है। अगर आप उसके शेयर होल्डर एज एन एसोसिएट होना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, उसके शेयर्स को एक्वायर करना होता है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी इसे कहीं भी रजिस्टर कराना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को रन कर सकती है। बट कंपनी में क्या होता है, अगर आप कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो तो उसको क्या देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन कंपनी के केस में कंपलसरी है, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंपलसरी नहीं है। कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है, वो एक अकेला पर्सन करता है जिसे हम कहते हैं कर्ता। और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको क्या कोई प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय बर्थ ही आप उसके मेंबर बन जाते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और लगा है कि नॉलेजेबल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके पास जल्दी ही आऊँ। और जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल है, तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से कंटेंट लिया गया है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो आराम से फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।